हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। और उम्मीद करता हूं आपने पेपर तो दे ही लिया है। बहुत बढ़िया पेपर आया था। जीके जैसे के क्वेश्चंस का लेवल ऐसा था कि आपको देख करके मजा आ गया होगा भाई। स्टेनो के लिए जब मैं पढ़ा रहा था, आपने सभी ने पढ़ा, ऐसा कोई विद्यार्थी है ही नहीं जो पढ़ा ना हो। तो मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक सभी से क्वेश्चंस कराए थे। और मैंने आपको बताया भी था, जब मैं पढ़ाता था तो बहुत से विद्यार्थी कहते थे, सर जी कथन कारण वाले लेकर के आइए सर जी। मैंने बोला कि बेटा चिंता मत करो, मेरा भी अपना पढ़ाने का एक अनुभव है। काहे परेशान होते हो? परेशान नहीं होना है। यही प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। विद्यार्थी माने नहीं। देखो भाई परिणाम। हालांकि आपका पेपर अच्छा हुआ है, मैं जानता हूं। पहला प्रश्न देखो और आप लोग स्वयं आंसर करिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई। प्रश्न आपके सामने है, जवाब करना है। प्रश्न है, गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी की पहचान करें भाई। गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी कौन सी है? अगर हम यहां गंगा की बात करें भैया, याद रखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी पूछी गई है। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा के दाएं किनारे पर कौन सी नदियां हैं और गंगा के बाएं किनारे पर कौन सी नदियां उससे आकर के मिलती हैं? आप लोग जरा कमेंट करके बताओ। इसका आंसर तो हालांकि आप लोग यमुना कर दीजिएगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यमुना कर दीजिएगा, है ना। मैं आपको बता दूं, जिस समय सॉल्यूशन हो रहा था ना, उस समय थोड़ा मैं बिजी था, क्लासेस पढ़ा रहा था, तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाया। बाकी चिंता मत करिए, सभी क्वेश्चंस के बेहतरीन तरीके से हम आंसर यहाँ पढ़ने वाले हैं। दाईं तरफ की बात करें तो दाईं तरफ कौन सी नदियां मिलती हैं? तो आपकी हो जाएगी यमुना है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है। यमुना हो जाएगी भैया, यमुना है, चंबल है, सिंध है, सिंध हो जाएगी, बेतवा नदी इसमें आकर के मिलती, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, टॉन्स है, केन है, सोन है, टॉन्स है। यही सब नदियां हैं जो है वो गंगा में कहां से मिलती हैं? दाईं तरफ से मिलती हैं। अगर बाईं तरफ की बात करेंगे तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। लिखो भैया, रामगंगा हो जाएगी, गोमती हो जाएगी भैया। रामगंगा है, गोमती है, घाघरा नदी जो है यहां पर आकर के मिल जाती है, इसमें घाघरा नदी भी है ना। गंडक है, कोसी है, गंडक हो जाएगी, कोसी हो जाएगी भाई, कोसी हो जाएगी। और महानंदा भी आप लोग कह सकते हो। तो ये नदियां हैं। अब पूछा क्या गया था, बहुत सरल प्रश्न पूछते हैं, मतलब इतना सरल प्रश्न पूछा गया, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखो। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया भाई? कौन सा 56वां? तो 56वां जो है वो गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। कब से कब तक किया गया? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये 20 से 28 नवंबर 2025 को, 20 से लेकर के 28 नवंबर 2025 को इसका आयोजन जो है वो गोवा के पणजी में कराया गया है। तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? बी कर देंगे। चलिए भाई अगला देखो। किस विधि से क्रीम को दूध से अलग किया जाता है भाई? क्रीम को दूध से अलग जो है हम किस विधि से करते हैं? कोई प्रश्न सोचने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा? एक स्टूडेंट ने गलत कर दिया है, अपकेंद्रण हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण हो जाएगा। मतलब यहां पर सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा अपकेंद्र बल या छदम बल, पढ़ा आपने? अपकेंद्र बल या छदम बल का मतलब क्या होता है? अपकेंद्र बल, छदम बल का मतलब ये होता है कि भाई हम किसी वस्तु पर बल तो लगाते हैं, है ना, बल जो है वास्तविक रूप से नहीं लगता, इसको बोलते हैं अपकेंद्र बल या छदम बल। इसी के माध्यम से क्या होता है जो है वो क्या, क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गलगंड के उपचार में किया जाता है? अब आप कहेंगे सर हम करके तो आते लेकिन गलगंड समझ में नहीं आया भाई। तो देखो, गलगंड का मतलब यहां पर क्या है? गलगंड का मतलब यहां पर होता है गलसुआ कह लो या घेंगा रोग कह लो भैया। घेंगा रोग कहते, गलसुआ नहीं कह सकते, घेंगा रोग कहेंगे भैया। अब घेंगा रोग जो है ना वो किसकी कमी से होगा? तुरंत आंसर कर देंगे सर, ये तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। घेंगा रोग जो होता है, याद रखिएगा मेरे भाई, जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी से होता है? आप सभी को प्रश्नों के आंसर देते चलने हैं, तो कमेंट करके जरा बताओ भाई, ये जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी से होने वाला रोग है? कमेंट करो जरा, बताओ कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपने सर आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देखो और बताओ। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव हो जाती है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो वो है पारा। पारा हो जाएगी भाई, पारा हो जाएगी। अरे ये सब धातुएं, तांबा ये सब नहीं होगा। पारा जो है वो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में मिलती है हमको? तो ये
द्रव अवस्था मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पश्चिमी चोटी है? अब आप स्वयं देखो। अच्छा, मैं आपसे यहां पर मैं आपसे अगर भारत का नक्शा बनाऊं तो ये आप लोग ना थोड़ा थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करके कर सकते थे। ये आपका हिमालय है ना, ये आपका हिमालय है। आप कहेंगे सर जी यहां पर ना अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है, ये तो दे नहीं रखी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है भाई। चलिए सर कंचनजंगा कहां पर है? ये सिक्किम के अंदर, मतलब सिक्किम ये वाला क्षेत्र है। सिक्किम कौन सा भाई? ये वाला क्षेत्र कहां पर है? सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा है। बचा क्या सर जी? नंदा देवी कहां पर है? तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में नंदा देवी है। इसके बीच में सर अन्नपूर्णा और धौलागिरी दोनों नेपाल में पड़ती हैं, इसका मतलब नंदा देवी आंसर लगा सकते हैं। सबसे पश्चिमी पूछी थी ना, इनके अनुसार पश्चिमी पूछी, आप लोग क्या लगा के आएंगे? नंदा देवी आंसर हो जाएगा भाई। नंदा देवी आप लोग यहां पर आंसर लगा सकते थे, लेकिन किसी ने नंदा देवी आंसर लगाया है क्या? नहीं लगाया भाई। चलिए अगला देख लो, फिर अगला क्या हो जाएगा? लोहे के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक का नाम बताइए। लोहे को आयरन बोलते हैं और आयरन को क्या कहा जाता है? Fe बोला जाता है, Fe। तो लोहे के लिए क्या है? Fe है। के पोटेशियम है, Au सिल्वर है, और आई क्या हो जाएगा भैया? आई आप जानते ही हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषता से हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो आप बोलेंगे मान लीजिए हमारे किसी भी मतलब माता पिता से बच्चे में जो लक्षण ट्रांसफर करते हैं या फिर जो मतलब वंशानुगत विशेषता पाई जाती है वो किस कारण? वो जीन के कारण पाई जाती है। किस कारण भैया? तो जीन के कारण। अब जीन यहां पर विकल्प में ही दे रखा है, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। हालांकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके आंसर बताए हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ई है और यही सबसे सही है। जब आपकी आंसर की आएगी तो आप लोग देख करके खुद मालूम पड़ेगा कि हाँ सर इसका आंसर ई ही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपग्रह का भारत द्वारा 2 नवंबर 2025 को, देख रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नवंबर 2025 को इसरो से, 2 नवंबर 2025 को याद रखिएगा मेरे भाई, इसरो के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? तो इसरो ने लॉन्च किया भैया क्या? तो आप बोल सकते GSAT-7R, GSAT, GSAT-7R CMS-03, CMS-03 जो है ये रॉकेट लॉन्च किया भैया। क्या है? ये रॉकेट लॉन्च किया था। इसके लिए भैया किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? बहुत चर्चा में रहा था। इसके लिए रॉकेट कौन सा था? तो LVM-3 रॉकेट था। LVM-3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? CMS-03 आप लोग आंसर लगा सकते हैं। सबने लगाया ही लगाया है CMS-03, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी हिस्सों से अवशिष्ट उत्पादों को एकत्रित करता है और उन्हें निपटान के लिए गुर्दे और यकृत तक ले जाता है? बताओ, है ना, रक्त ही हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा भैया। मतलब क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है कि आप लोग को ना बिल्कुल संदेह करने की जरूरत ये है नहीं, लेकिन हाँ याद रखना ये क्या है? ये जूनियर असिस्टेंट नहीं है, ये स्टेनो है। जूनियर असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देने हैं और थोड़ा सोच समझ के पढ़ के जाना है। जूनियर असिस्टेंट का लेवल अलग होता है और स्टेनो का जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो हमें बढ़िया से पढ़ना है भाई इसको। अगला देखो, भारत के नम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? बताओ भाई, किन की बात कर रहा है? तो भारत के अंदर जो नम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बताओ भाई, भारत में जो नम उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती जो वन है वो कौन से होते हैं, उनके बारे में जरा बताएंगे आप लोग। तो आप सागौन है, साल है, कौन कौन से हैं? तो लिखिएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा सागौन, सागौन हो जाएगा। सागौन के अलावा साल है, शीशम है, बांस है, चंदन है। शीशम लगा सकते हैं, बांस लगा सकते हैं, है ना, चंदन लगा सकते हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट भी आ रहा है, आप लोग उसके लिए पढ़ लीजिएगा। कुसुम हो जाएगा, तरण हो जाएगा, सेमल हो जाएगा। कुसुम है, तरण है, तरण है, सेमल है, ये सभी कैसे हैं? ये सभी जो है नम उष्णकटिबंध में आते हैं। तो सागौन दे रखा है, सागौन, सागौन का मतलब सी आंसर लगा दीजिए आप लोग। ये सभी भारत के अंदर नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन हैं। अगला देखिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है भाई? मान लीजिए कि ये समुद्र है ना,
समुद्र है, मान के चलो भाई समुद्र है। अब समुद्र में ये क्या है, ये भैया टाइटैनिक जहाज डूब गया, समुद्र में डूब गया टाइटैनिक जहाज। अब टाइटैनिक जहाज का हमें पता लगाना है। पता किसके माध्यम से लगाते हैं, तो सोनार एक प्रक्रिया होती है ना, सोनार के माध्यम से लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा भाई, सोनार के माध्यम से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। अब किसमें कौन सी जो तरंगे होती हैं, तो आप बोलते पराध्वनिक तरंगे होती है, इसमें पराध्वनिक तरंगे होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा भाई आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी आराम से लगा सकते हैं। अगला देखो, अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे को किस औपनिवेशिक देश से नियंत्रित किया गया था, है ना। बॉम्बे को सौंपे जाने से पहले, याद रखना भैया, सॉरी, अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे को किस औपनिवेशिक देश ने नियंत्रित किया था। अब आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर जी याद तो आ रहा है, क्या याद आ रहा है, याद सर जी ये आ रहा है कि शुरुआत में ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, पुर्तगालियों के नियंत्रण में शुरुआत में ये रहा करता था। किसके नियंत्रण में था, पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। जब पुर्तगालियों की राजधानी थी कैथरीन, तो कैथरीन का जब विवाह हुआ किससे, तो कैथरीन का जब विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, चार्ल्स द्वितीय से। तो चार्ल्स द्वितीय से जब कैथरीन का विवाह हुआ, तब क्या किया गया था, बंबई को दहेज में दिया गया था। तो बंबई क्या हुआ भैया, तो दहेज में मुंबई दिया गया। भाई बंबई जो शहर था वो दहेज में दिया गया था। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों को जाने से पहले इस पर जो कंट्रोल था, इस पर जो अधिकार था, वो अंग्रेजों का नहीं था। ये अधिकार किसका था भाई, तो ये अधिकार जो था वो पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दान में दिया था ये। अगला देखो भाई, भारत के एक पड़ोसी देश की पहचान करें जिसमें जैनजी द्वारा विद्रोह के कारण 2025 में सरकार का पतन हो गया है। भाई जैनजी जो हैं, उन्होंने सरकार की इतनी भत्सना की, सरकार का इतना ज्यादा विरोध किया, वहां के राष्ट्रपति के घर में घुस करके जिस प्रकार की गतिविधियां की, बहुत समय पहले प्रधानमंत्री को भाग करके आना पड़ा, सब चीजें आप देख पा रहे हो। तो जैन जी ने क्या किया, जैन जी, सॉरी भारत नहीं, वो बांग्लादेश मन में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, नेपाल हो जाएगा ना। नेपाल ने क्या किया, नेपाल के अंदर जो जैन जी हैं, जैनजियों ने वहां पर सत्ता परिवर्तन कर दिया। मतलब क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट कह लो, या स्टूडेंट के अलावा जो और लोग हैं, देश की जनता जो है, पावर देश की जनता के पास होती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सत्ता का दुरुपयोग करेगा या सत्ता को गलत तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, अगर जैन जी जो है अगर ठान ले, क्योंकि भारत की बात करें भाई, वो तो देखो नेपाल था, अगर हम भारत की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश भारत है, और भारत में अगर ये गतिविधियां हो गई तो अब जान ही रहे हैं भाई, है ना, आप जान ही रहे हैं। अगला देखो और बताओ भैया, अगला देखो और बताओ, किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करता है। बताओ भैया, किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या इनमें से कोई नहीं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना, जो जल होता है वो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। अगर आपसे मान लो फ़ारेनहाइट पूछता कि कितने फ़ारेनहाइट पर जो जल होता है वो वाष्प में परिवर्तित होता है, तो ये 212 फ़ारेनहाइट होता है ना, 212 फ़ारेनहाइट होता, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सेल्सियस पैमाने पर अगर बात करेंगे तो 100 डिग्री, और अगर फ़ारेन पैमाने की बात करेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट पर जो जल होता है, जो पानी होता है, वो वाष्प अवस्था में चेंज हो जाता है ना, वाष्प अवस्था में चेंज हो जाता है। अगला देखो भैया, कर लो मिलान। 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता के देश का नाम क्या है। मतलब 2025 में जिसे नोबेल का जो शांति पुरस्कार दिया गया है, वो किस देश के रहने वाले हैं। एक तो प्रश्न ये पूछ लिया भाई किस देश के रहने वाले हैं, कभी प्रश्न ये भी पूछ सकता था भाई कि उनका नाम क्या था। तो 2025 में शांति में जो नोबेल मिला है वो किसे मिला है, तो आप बोलेंगे सर हमारे, ये तो उसको मिला है भैया, क्या नाम है इस लड़के का, डोनाल्ड ट्रंपवा है, तो डोनाल्ड ट्रंपवा को मिला है। अरे भैया डोनाल्ड ट्रंपवा को नहीं मिल पाया है, मारिया मचादो। किसे मिला है, तो मारिया मचादो को मिला है। मारिया मचादो कहां की रहने वाली हैं, तो ये रहने वाली हैं सर जी वेनेजुएला की, तो इनको मिला है।
मिलने वाला ट्रंप को था, वो ट्रंप से बाईपास होते हुए निकल करके मारिया मचादो के पास पहुंच गया। बहुत दुखी हुए भाई, बहुत रोए ट्रंप बाबू। और रोने के बाद उन्होंने, पता है, आज ही का एक स्टेटमेंट आया अखबार में, उन्होंने बोला है कि जब मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया तो दुनिया में अशांति फैलाना मेरा काम है, मेरा शांति से कोई लेना देना है ही नहीं भाई। ठीक है, चलिए भैया, यहां तक देख लिया आपने। अगला प्रश्न देखो और बताओ, यदि कोई व्यक्ति 120 मिनट में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसकी चाल क्या होगी भाई, है ना, चाल क्या होगी। तो समय कितना दे रखा है बेटा, समय दे रखा है 120 मिनट, 120 मिनट का समय है, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब ये कह सकते हैं 2 घंटे का, 2 घंटे में कितना चलता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी भैया, दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर। क्या पूछा गया है, चाल पूछी है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी दे रखी है 20 किलोमीटर और समय दे रखा है भैया 2 घंटा, काट दो तो 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये चाल हो जाएगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी भाई, चाल आपको यहां देखने को मिल रही होगी भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला देख लो, प्रश्न क्या है। प्रश्न है, खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं। अरे आप तो गांव देहात के रहने वाले हो भैया, हम तो देसी हैं, है ना। हम कौन है, हम तो देसी आदमी हैं। और जानते हैं भैया, जैसे ही हमारे यहाँ खरपतवार होता है तो हम क्या कुदाल लेके निकल जाते हैं, क्या लेके, कुदाल लेकर। तो वो कुदाल होता है, खुरपी भी बोलते हैं गांव में इसको, गांव में उसको खुरपी बोला जाता है, खुरपी, खुरपी या कुदाल, है ना। खुरपी या कुदाल लेकर चले जाते हैं, बट ऐसे हो गया काम। अगर खेत का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, हम कुदाल से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम उसका जो है खरपतवार का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक दवा ले आते हैं और मार देते हैं पूरे खेत में, धीमे धीमे जो है खरपतवार समाप्त हो जाता है। तो यहां पर कुदाल आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत को किसने हरा दिया, भारत ने किसको हराया था, बताओ भाई, किस टीम को हराया भारत ने। न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है भैया ना, दक्षिण अफ्रीका को हराया था, याद रखिएगा भैया। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने 2025 में, है ना, महिला आईसीसी विश्व कप जो हुआ, आईसीसी जो विश्व कप हुआ था 2025, जो ये भारत के अंदर ही हुआ है ना, कहां पर हुआ था ये, तो ये इंडिया में हुआ था, भारत में, ये इंडिया में हुआ था। और भारत ने किसको हराकर भैया, साउथ अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीत लिया है। अब भारत के पास 3 आईसीसी खिताब हो गए भैया ना। वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत के पास 3 खिताब हो गए हैं। कौन कौन से हैं, तो 1983 में भारत का जो है, भारत की टीम जीती, कपिल देव जो है तब कप्तान हुआ करते थे। 2011 में जो है धोनी की कप्तानी में जो है भारतीय टीम जीती है। और 2025 में जो है हरमनप्रीत कौर जो हो जाएंगी, हरमनप्रीत कौर जो है वो क्या थी भैया, सॉरी, ये कप्तान थी। तो इस प्रकार से अब 50 ओवर पे हम पे कितने वर्ल्ड कप का खिताब है, 3 का है। और T20 में भी हम 2 खिताब इस समय जीत चुके हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए अगला देखो भैया, आखिरी प्रश्न है ये, उस देश की पहचान करें जो विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावर किसके पास आ गई भैया, तो बहुत पावरफुल कंट्री बन गया यूएसए क्या बना, पावरफुल कंट्री बन गया। तो यहां पर आप लोग को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। यही 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आज पूछे गए थे। तो आप लोग जो है बढ़िया तरीके से इनको देख लिए होंगे। बाकी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जूनियर असिस्टेंट के लिए हम बहुत ही जल्दी कुछ खास प्रोग्राम, बेहतरीन प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी होगा। बाकी आप लोग की क्या राय है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है सर हमारे समझ में नहीं आया, या फिर कुछ ऐसा प्रश्न जो कि डाउट में आपके है, वो कमेंट कर दीजिएगा भाई, और कमेंट करके बताएंगे तो उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि चाहे वो जीके जीएस पढ़ाई जाए या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, वो किताबों से ही पढ़ाया जाता है। तो मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए यह कह पाना कि मैंने पढ़ाया उसी में से आया, ये बहुत बेवकूफी हो जाएगी, है ना। क्योंकि हर कोई टीचर पढ़ाएगा, किताबों से ही पढ़ाएगा, और मोस्टली वो किताबों से ही आता है। तो आप लोग के लिए मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, हालांकि अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, मेरी क्लास में आते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमेंट करके बताना कहां पर आपको किसी भी क्वेश्चंस को लेकर डाउट है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच। बाकी जो है, आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं जीके जीएस में से,
कितने क्वेश्चंस किए हैं जीकेजीएस में से वो भी बताइएगा, और यही बताइएगा आपको हमारी जो क्लासेस होती हैं उसका कितना लाभ मिला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।